मैं मुँह लपेटे पड़ी थी, मेरा मूड ख़राब हो चुका था। इतने में पापा कमरे में आए और कहने लगे, अरे सीमा, तू क्या छोटी-छोटी बातों पर दिल ख़राब कर लेती है? शादी तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है? अभी गोलियाँ खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नज़रों से पापा की तरफ देखा। भला नीली-पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक़ था? मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तेरा बाप हूँ और जो भी करूँगा तेरे हक़ में बेहतर ही करूँगा। ये गोलियाँ भी तेरी ही शादी के लिए हैं। पापा की बात मेरे सर के ऊपर से गुज़र रही थी, लेकिन पापा के आगे मेरी कहाँ चलती थी। इसलिए मैंने खामोशी से वो गोलियाँ खा ली। मैंने पापा से पूछा, ये किस चीज़ की गोलियाँ हैं और कहाँ से लाए? तो पापा ने मेरी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया और मुझे अपनी पिछली बातों के किस्से सुनाना शुरू कर दिए थे। पापा की बातें चल रही थीं, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 37 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी। मेरी साथ की सारी लड़कियां 4-4 बच्चों की माँ बन चुकी थीं। मैं किसी शादी में नहीं जाती थी, अगर जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी। लोगों की नज़रों में छुपे सवाल एक पल चैन नहीं लेने देते थे। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर आए, लेकिन जाने से पहले वो इनकार करना ना भूलते। मैं कभी अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरती चांदनी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं पापा से ज़िद करने लगती कि वो किसी से भी मेरा रिश्ता करवा दे। मैं घर में ऐसे नहीं रहना चाहती थी। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं और उसके साथ अपना सुख दुख बांट सकूं। मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप के सिवा कोई और नहीं था। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने माँ बाप से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी से करनी होती हैं, लेकिन वो जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं गया था। मैं तंग आ चुकी थी। जब भी मैं पापा से शादी की बात करती या कोई रिश्ते वाले इनकार करके जाते तो पापा वही 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ पापा का दिमाग भी ख़राब हो गया है। मेरे गोली खाने से भला शादी कैसे होती जब तक मेरा रिश्ता खुद ना करवा देते। गोलियों से कुछ नहीं होता था। मेरा एक रिश्ता आया, लड़की की तलाक हो चुकी थी, 2 बच्चे थे। मैंने पापा से कहा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दें। लेकिन पापा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी नहीं करेंगे। पापा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। अब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की नहीं थी जिसके लिए पापा की मनपसंद के रिश्ते मिलते। पापा की ज़िद ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन पापा को अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। पर वो तो मैं वापस अपने कमरे में चली गई। पापा मेरे कमरे में आए और ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगे। मजबूरन मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं पापा से कोई बात नहीं करूँगी। जब पापा को मेरे जज्बात की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी थी। पापा कमरे में आए और मुझे समझाने लगे कि सीमा बेटा, इतनी जल्दी दिल छोटा ना करो, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। अच्छा लड़का कब आएगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि अब तो मेरी आधी उम्र गुजर चुकी है। पापा गोलियां देते हुए कहने लगे, इसे खा लो, फिर देखना अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा। मैंने पापा से साफ साफ मना कर दिया कि मुझे गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों में जब भी मेरे रिश्ते की बात होती तो यही गोलियां खिलाते हैं। आखिर गोलियां खिलाकर मुझे क्या फ़ायदा हुआ? गोलियां खाकर कुछ नहीं होने वाला। पापा कहने लगे, ये तेरी किस्मत बदल देंगी। पापा पता नहीं किस ज़माने में जी रहे थे। अब तक तो गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन ना जाने क्यों लोग रिश्ते हमेशा मना करके चले जाते या फिर पापा मना कर देते। पहले पापा ने मुझे गोलियां खिलानी शुरू की थी। मैंने पापा से कहा, आखिर ये गोलियां खाकर मुझे क्या फ़ायदा हुआ? पापा कहने लगे, ये गोलियां खाकर तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और चेहरे पे रौनक बनी रहेगी। पापा की बात सुनकर कुछ समझ में नहीं आया, मगर दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी देर में ही सो गई थी। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाज़ा खुला, ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था। अब मेरी उम्र तकरीबन 37 साल हो चुकी थी, इसलिए मेरी उम्मीद ने दम तोड़ दिया था। मैं हर वक्त किसी न किसी कोने में छुपकर आंसू बहाने लगती थी। मैंने पापा से कह दिया था कि अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे पापा ने मुझे वही 7 गोलियां और तसल्ली देकर सुला दिया। दूसरे ही दिन मेरा एक रिश्ता आया। जब पता चला लड़का कुंवारा है, ये बात मुझे हैरान करने वाली थी, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी थी। मुझे लगा कि लड़का शायद मुझसे भी कहीं उम्र वाला होगा, लेकिन लड़का कुंवारा था। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए कि वो तो उम्र में मुझसे छोटा था और जवान भी। पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे पसंद कर लिया था।
बार बार मैं तस्वीर को देख रही थी और फिर लोगों के जाने के बाद पापा मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि तेरी किस्मत खुल गई है, बहुत अच्छा लड़का है, छोटा भी है। मैं तो खुशी से झूम उठी। पापा की गोलियां काम कर गई थी। पापा ने महीने भर में ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी थी और जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतज़ाम भी पूरे कर दिए थे। पापा ने मुझे खुद अपने हाथों से रुखसत किया था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर। मैं पापा के घर से रुखसत होकर शौहर की दहलीज पर पहुंच गई। लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन जज्बे तो अभी भी मेरे दिल में पहले की तरह जवान थे कि मेरी शादी हुई थी और शादी को लेकर मैंने बहुत सालों से इंतज़ार भी किया था। आज की रात आई तो मैं खुशी से पागल हो रही थी। इतने सालों से इसी तरह की चिंगारी मेरे मन में दबी हुई थी। मेरी ज़िंदगी में भी कोई मर्द हो जो मुझे चाहे, इसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ और जो मेरे लिए सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। और चिंगारी बुझ गई थी क्योंकि मैं शादी करके इस घर में चली आई थी। 37 साल की उम्र में दुल्हन बनना एक अलग ही तरह की उमंग थी और बार बार खुद को आईने में देख रही थी। दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र वाली तो महसूस नहीं हो रही हूँ। शादी की पहली रात ही मैं अपने पति के दिल में जगह बनाना चाहती थी। मैंने शादी से पहले अपने बाल भी रंगवा लिए थे। जैसे ही दरवाज़ा बजा तो मैं जल्दी से बिस्तर पर बैठ गई और ख़ुद को तसल्ली देने लगी। अब लड़कियों की तरह मुझे शर्माना तो नहीं आता था, लेकिन मैं नज़र झुकाकर बैठ गई थी। रवि को देखकर मेरे दिल में जज्बे पैदा हो रहे थे। वो कमरे में आए, मेरे पास आकर बैठ गए, मगर उन्होंने ना मुझसे बात की, ना ही मेरा घूंघट उठाया। मैंने सोचा कि कहीं उनके घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी मेरे साथ तो नहीं कर दी हो। मेरी और रवि की कोई मुलाकात ना हो सकी थी। हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। कुछ देर तक उन्होंने मेरा घूंघट नहीं उठाया तो मैंने खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मेरा वजूद ठंडा पड़ गया था कि शादी ज़बरदस्ती की तो नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आपसे वफादारी और ख़िदमत करूँगी। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा, फिर बोले, तुम तो पहले से ही एक तजुर्बेकार औरत हो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं, क्योंकि उम्र में मैं उनसे लगभग 4 साल बड़ी थी। इस वजह से मुझे लगा कि वो मुझे नहीं अपना सकेंगे। उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन उन्होंने मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों के नीचे ज़मीन निकल गई, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर और कोई नहीं बल्कि मैं थी और जो मंज़र नज़र आ रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी ऐसी तस्वीर रवि के मोबाइल में किसने भेजी थी, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा और पूछा, ये क्या है? तो वो गुस्सा होकर कहने लगे, ये तुम हो, ये तो तुम मुझे बताओ कि क्या है। तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम मुझसे पूछ रही हो क्या है, इसमें क्या नज़र आ रहा है? और फिर फ़ोटो खुद चीख चीख कर बता रही है, तुम तो पहले से ही। रवि ने नफ़रत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बोले, तुम पहले से ही पूरी की पूरी तजुर्बेकार औरत हो। अगर मैंने शादी से पहले ये तस्वीर देखी होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने कुछ सोच कर तुम्हें अपनाया है कि तुम कुंवारी और सीधी सादी औरत हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई और मैं तुम्हें आसरा दूंगा और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी शादी की ही रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर को देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम क्या हो। आज की रात ऐसे घूंघट डालकर बैठी हो जैसे बहुत हया वाली हो, मगर तुम तो सब पहले ही कर चुकी हो। फिर मुझसे शादी क्यों की और ख़ुद को कुंवारी जाहिर करने का ड्रामा क्यों किया? रवि के लफ्ज़ों ने मेरे होठों को सी दिया था। मैं खामोशी से उनके चेहरे को तक रही थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी ज़ुबान साथ देने को तैयार नहीं थी। कुछ देर पहले जो जज्बात मेरे दिल में थे वो सब ख़त्म हो गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। वो सारे लफ्ज़ जो मैं पिछले 1 महीने से छुपाए बैठी थी, वो सारे इशारे जो मुझे रवि के लिए कहने थे, वो सब कहीं खो गए थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऐसी तस्वीर मेरे पति के पास कहाँ से आई थी, लेकिन जो भी था अब सब ख़त्म हो गया था। मेरी तस्वीर देखने के बाद तो रवि कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते। इस बात ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बहुत मेहनत और मुश्किलों के बाद मेरी शादी हुई थी और मैं अपने घर की भी हो गई थी। पहली रात में सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी तस्वीर अभी मेरे सामने पड़ी थी, जिसमें मैं पूरी तरह से मैंने नज़र नीचे कर ली, क्योंकि ये ज़्यादा देर उस तस्वीर को नहीं देख सकती थी। मेरे सर पर तो सातों आसमान गिर पड़े थे, क्योंकि रवि कह रहे थे, तुम तो बहुत ही मक्कार निकली, पता नहीं किसके साथ ये गंदा काम। पर उनकी पूरी बात सुने बगैर ही मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे, क्योंकि उनके अल्फाज मेरी रूह को छलनी कर रहे थे। मेरा पिछला वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा था, जहां मुझे कुछ पल का भी सुकून नसीब ना होता था, और जब मैंने सुकून की सांस लेने का सोचा था तो सब ख़राब हो गया था। मेरा नाम सीमा है और मेरा ताल्लुक़ मध्य प्रदेश के एक
गांव से है। मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन मेरी किस्मत ने धोखा दे दिया और मेरी माँ दूसरे बेटे की पैदाइश पर हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। तो छोटी सी उम्र में ही मुझ पर अपने भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। पापा तो नौकरी पर चले जाते थे, घर से निकलते शाम को वापस आते। मैं खुद से 5 साल छोटे भाई को सारा का सारा दिन संभालती रहती। मैंने बचपन की कोई खुशी देखी ना खिलौने से खेली। मेरे पास तो घर भाई की जिम्मेदारी से ही फुर्सत नहीं थी। पापा ने मुझे पढ़ाई भी नहीं करने दी, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो घर को कौन देखता, इसलिए मैं पढ़ी हुई नहीं थी और सारी तवज्जो और ध्यान अपने भाई पर लगा दी थी। मेरा छोटा भाई बहुत शरारती था। घर के कामकाज के साथ मैं उस पर भी पूरी नज़र रखती थी, लेकिन अगर कभी मुझसे ज़रा सी भी चूक होती तो कोई मामूली सी चोट लग जाती तो पापा मुझे बुरी तरह पीटने लगते थे। पापा को सोनू ज़्यादा प्यारा था। उसको अगर एक खरोच भी आ जाती तो पापा की आंखों में आंसू आने लगते, जबकि मेरी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी पापा को नज़र नहीं आती थी। कम उम्र से ही काम करने की वजह से मेरे हाथ जगह जगह से जल चुके थे, लेकिन पापा ने कभी मेरे हाथों पर नज़र तक नहीं डाली थी। मैं हमेशा किचन में छुपकर आंसू बहा लिया करती थी। सोनू पापा से मेरी झूठी शिकायत लगाता और पापा मुझे डांटते और पीटने लगते। सोनू बदतमीज़ होता जा रहा था, इसलिए 10वीं की परीक्षा में उसने नंबर कुछ खास नहीं आए थे। उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता तो पापा ने उसका एक दूर दराज में कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था और वो हॉस्टल में रहने लगा था। उसके चले जाने से मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी ना रही थी। अब तो ये घर भी वीरान हो गया था। सोनू के जाने के बाद पापा भी मेरे करीब हो गए थे। वो उठते बैठते मुझे पूछने लगते थे। फिर इस बात ने तो मुझे बहुत खुश कर दिया था। पापा रोज़ मेरे कमरे में चले आते और घंटों मेरे साथ वक्त गुजारते, मुझसे बहुत सी बातें करते। जैसे जैसे उनकी उम्र में इजाफा हो रहा था, उनके रवैये में भी बदलाव आ रहा था और उनके लहजे में भी अपने लिए मोहब्बत महसूस करने लगी थी। इस बात ने मुझे नई ज़िंदगी दी थी। सोनू को गए 5 साल होने वाले थे, लेकिन वो पलटकर वापस नहीं आया था। पापा उसे बहुत पैसे भेजा करते थे। मैं पापा से जब भी कहती कि सोनू को घर बुला लो तो पापा इनकार कर देते और मोहब्बत से कहते कि मेरी सीमा है ना मेरे पास। लेकिन बहुत जल्द ही पापा की इस मोहब्बत भरे लहजे का राज भी खुल गया। सोनू ने किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी और उसके बंगले में शिफ्ट हो गया था। ना वो वापस आना चाहता था, ना ही वो हमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन पापा ने अपने बेटे का भरम रखा हुआ था। मैंने भी उनसे कुछ नहीं पूछा। मैं पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैंने पुरानी सारी बातों को लिए पापा को माफ़ कर दिया था, इसलिए पापा की मोहब्बत को कबूल करके उनके साथ खुशी से ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन कुछ वक्त में ही मुझे एहसास हो गया था कि पापा मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते को इनकार कर देते हैं। ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर उन्होंने शादी के नाम पर मुझे गोलियां खिलानी शुरू कर दी थी। मेरी शादी हुई थी। शादी की रात मुझे अपनी ऐसी तस्वीर देखने को मिली। इसके बाद से मैं खुद से नज़रें मिलाने के लायक ही ना रही थी। मैंने रवि को बताना चाहा कि तस्वीर मेरी नहीं है और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है, मगर मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे बहुत नफरत से देखा और कहने लगे कि तुम वो तो बड़ी ढीठ हो, झूठ पर झूठ बोल रही हो, और गौर से देखो ये तुम्हारा ही कमरा है और तुम्हारा ही बिस्तर है। मैंने गौर से देखा तो वाकई मेरा ही कमरा था। दीवार का वही नीला रंग मेरी बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरी तस्वीर कब और किसने ली थी, मगर रवि मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। बहुत इंतज़ार और मन्नतों के बाद में शादी हुई थी और शादी की पहली रात बर्बाद हो गई थी। रवि ने मुझसे कहा कि मैं एक रात उनके यहाँ गुजार सकती हूँ, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। रवि की इन बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैं उनके कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि तस्वीर मेरी नहीं, मैंने कभी ऐसी तस्वीर नहीं बनवाई और ना ही मैं कोई गिरी हुई घटिया लड़की हूँ। मैंने तो दिल से आपके साथ शादी की है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन रवि पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं सारी रात रवि के आगे हाथ जोड़े उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती रही, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया। और सुबह ही मैं जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो रवि ने उन्हें सारी हकीकत बताकर अपना फ़ैसला सुना दिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। उनकी बड़ी बहन ने नींद में भी सारी बातें ध्यान से सुनी और रवि से कहा कि जल्दबाजी में कोई गलत फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से समस्या का हल करें, क्योंकि सीमा भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि तस्वीर उसकी है। तो फिर हमें पहले पूरे सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम एक मजबूर औरत के साथ जुल्म कर बैठो। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई थी कि वो तस्वीर देखने के बावजूद भी मेरे ख़िलाफ़ नहीं हुई थी, कि मुझे एक मौका देना चाहती थी।
फिर मुझसे बोली, सीमा ये कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई और तुम्हें पता भी नहीं, तुम कोई नींद की दवा लेती हो। मैंने उनको बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं पापा की दी हुई गोलियां खाती तो मुझे गहरी नींद आती थी। मेरी बात सुनकर मेरी नंद कहने लगी, तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते हैं? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वो शादी के लिए मुझे 7 गोलियां खिलाते थे। ये बात सुनकर रवि और दीदी दोनों चौंक गए। दीदी कहने लगी, ऐसी कौन सी गोली आती है? शायद तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हमेशा अपने बाप के साथ रही हो, इसलिए उनकी बात पर यकीन करती चली आई। दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहता था। और ये बात मुझे रिश्ते कराने वाली ने बताई थी कि तुम्हारा बाप आज तक तुम्हारे घर पर आने वाले हर रिश्ते को मना करते रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि तस्वीर तुमने अपनी मर्जी से नहीं बनवाई है। तो हम अभी पता लगाने वाले हैं। पहले तो इस बात को मालूम किया कि तस्वीर कहाँ से आई है, और उन्हें पता चल गया कि ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने भेजी है। मैं अपने ही कमरे में बिस्तर पर मौजूद थी और मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। उस तस्वीर में मैं जिस हालत में पड़ी थी उसे देखकर मैं शर्मिंदा से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। नाइट सूट में मैं अपने बेड पर बेतरतीब हालत में पड़ी हुई थी। मुझसे थोड़ी दूर पर एक आदमी लेटा हुआ था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। रवि को पता चल गया कि तस्वीर मेरे बाप ने भेजी है। उन्होंने मेरे बाप को बुलाया और कहा कि मैं किसी कीमत पर भी सीमा को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि अपना राज आप खुद बता दीजिए। मेरे बाप ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कुछ देर बाद कहने लगे, मैं सीमा की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने ये सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वो मुझे छोड़ गया, नहीं रहना चाहता था मेरे साथ। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी सीमा की शादी नहीं करूँगा। लेकिन जब शादी के नाम पर सीमा ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मजबूरन मैंने तुमसे उसकी शादी करवा दी, दिखाने के लिए कि उसकी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मगर मैं कभी चाहता ही नहीं था कि उसका घर बसे, इसलिए मैंने जानबूझकर सीमा की ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। तस्वीर में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। सीमा नींद की दवा के असर में थी, वही दवा जो मैं उसे शादी के नाम पर खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था कि सीमा की ऐसी तस्वीर देखकर तुम उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर गुजर जाने के बाद भी सीमा नहीं आई तो मैं समझ गया तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बाप की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे बाप ने न सिर्फ अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए मेरी शादी ना करने का फैसला किया था, ना ही मेरी ख्वाहिशों की परवाह की थी, ना ही जज्बात को समझा था। अगर दीदी समझदारी से काम ना लेती तो शायद मेरा घर तबाह हो जाता और पापा अपने प्लान में कामयाब हो जाते। पापा ने माफ़ी मांगकर मुझे गले से लगा लिया था। रवि ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ गलत सोचा था। मैं दीदी से शुक्रगुजार थी। पापा को भी मैंने माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो जैसे भी थे मेरे पापा थे और उन्होंने जो कुछ भी किया था अपनी तन्हाई के खौफ से बचने के लिए किया था। दोस्तों, क्या ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपनी तन्हाई से बचने के लिए अपने बच्चों की शादी नहीं करते, ये सोचकर कि कहीं वो अकेले ना रह जाएं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।